नमस्कार दोस्तों, आज के हॉरर एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज के हॉरर स्टोरी में एक ऐसे ही हाईवे की कहानी सुनाऊंगा जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो आखिर क्या है इस हाईवे की भूतिया कहानी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए एक कहानी लाता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी को दबा दें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। आज शाम को घर में मम्मी से झगड़ा हो गया। मैं बहुत बेचैन था, मन कर रहा था कि घर छोड़कर कहीं बाहर चला जाऊं। यही सोचते सोचते कब 2 बज गया पता ही नहीं चला। अब मेरा गुस्से से मुंह लाल हो गया था। मैं अपने कमरे में गया और अपना कुछ सामान बैग में डाले और घर से निकल लिया। मेरे घर से हाईवे 14 किलोमीटर दूर था, परंतु मुझे पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। मैं अनजान जगह के लिए निकल लिया। रात के समय मेरे गांव से हाईवे जाने तक कोई साधन नहीं मिलते थे, लेकिन हाईवे पर काफी गाड़ियों का आना जाना रहता था। मुझे अपने अंदर पता नहीं इतना विश्वास कहां से आ गया कि मैंने उस 14 किलोमीटर की रास्तों को पैदल ही चलने का सोच लिया। मैं पैदल चल रहा था और इंतजार करते हुए आगे बढ़ रहा था कि कोई रास्ते में जाने वाले मिल जाए तो मुझे हाईवे तक लिफ्ट दे दे। लगभग 5 या 6 किलोमीटर ही पैदल चला था कि मुझे एक बैलगाड़ी दिखी, परंतु मैंने इस तरह की बैलगाड़ी अपने इलाके में पहली बार देखी थी। ज्यादातर मेरे यहाँ 2 बैलों की बैलगाड़ी होती है, परंतु इसमें एक ही बैल था। मैं चकित था। बैलगाड़ी मेरी ओर बहुत ही धीमी गति से बढ़ रही थी। मैं खुश था कि कोई तो मिल गया जो मुझे हाईवे तक ड्रॉप कर देगा। तभी बैलगाड़ी मेरे पास आ पहुंची थी, लेकिन उस एक बैल की बैलगाड़ी में 18 से 20 आदमी बैठे थे, जो बाकी में चौंकाने वाली बात थी। लेकिन मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जाने के जल्दी में था। मैं उससे बोला, भैया मुझे हाईवे तक छोड़ दोगे? परंतु उनमें से किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद उन्होंने सुन नहीं पाया, इसलिए मैंने उनसे फिर से कहा, भैया मुझे हाईवे तक छोड़ दोगे? फिर भी उनमें से किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया और ना ही मेरे तरफ देखा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लोग मेरी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर मैंने बहुत ही तेज आवाज में बोला, भैया मुझे हाईवे तक छोड़ दोगे? फिर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी से इतनी तेज बात करने पर किसी ने मेरी बातों का जवाब ना दिया हो। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बैलगाड़ी में उन लोगों की बिना इजाजत के पीछे बैठ गया। तभी सब लोग मेरी ओर घूर के देखने लगे। मुझे अचानक ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ मेरे साथ डरावना होने वाला है। तभी लगभग एक 65 साल की एक व्यक्ति ने मेरे कंधों पर हाथ रखा और बोला, आप आगे बैठ जाओ। ये सब मेरे लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि कुछ समय पहले ये लोग मेरी बातों पर कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर अब ऐसा क्या हुआ जो मुझसे बातें करने के इतने उत्सुक हो गए? आज की रात कुछ तो अलग हो रहा था। मम्मी से भी कभी इतना झगड़ा नहीं हुआ, और होता भी था तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता था। कई बार मम्मी से पीटे भी थे, परंतु कभी घर से बाहर निकलने का मन में विचार नहीं आया था। मैं थोड़ा डरा हुआ था, इसलिए मैं बिना कुछ बोले आगे आकर बैठ गया। अब मेरे आगे सिर्फ एक बुजुर्ग बचे, जो 60 या 65 साल की कुछ उम्र रही होगी उनकी, जो बैलगाड़ी चला रहे थे। मैं आगे देख रहा था। रास्ता बहुत ही खराब था। कुछ समय पहले ये रास्ता पतला था, जो सही था, परंतु ये रास्ता हाईवे से दूर एक कन्नौज शहर को जोड़ता था। इसलिए सरकार ने इस रास्ते को चौड़ा करने का आदेश दिया था। तो पुराना वाला रास्ता तोड़कर उस पर छोटे छोटे पत्थर बिछाया गया था, जो रास्तों को और भी भयानक बना रहा था। उसमें बैठे सभी व्यक्ति मेरी तरफ टकटकी बंधी नजरों से देख रहे थे, जो इतनी रात में सुनसान रास्ते पर और भी डरावनी होती जा रही थी। मैंने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया और फिर मैं आगे मुंह करके बैठ गया। वैसे मेरे मन में बहुत पैरानॉर्मल साइंस की बातों ने उमाड़ बांध दिया था। मेरा अकेला मन कभी किसी बातों को कुछ बहाना करके दबा देता। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई राजधानी के एक फेमस कॉलेज में पढ़ रहा था, तब एक पैरानॉर्मल प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर एमिली विलियम्स आए हुए थे, जो पैरानॉर्मल साइंस के प्रवक्ता थे, जो पैरानॉर्मल साइंस और भूत के बारे में बता रहे थे। परंतु उस समय हम अपने दोस्तों के साथ उस सभागार में पीछे बैठे हुए मस्ती कर रहे थे। अब बैलगाड़ी की गति में थोड़ा परिवर्तन होता दिख रहा था, जो कुछ समय पहले रेंगते हुए चल रही थी। जैसे जैसे बैलगाड़ी आगे जाती थी, उसकी गति और तेज हो रही थी। मेरे लिए एक तरफ खुशी की बात थी कि मैं जल्दी हाईवे पर पहुंच जाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरे मन में ये हो रही जिज्ञासा इन सब घटनाओं के बारे में उल्टा सीधा सोचने पर मजबूर कर रही थी। बैलगाड़ी की गति में जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा था,
वैसे वैसे मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही थी। रास्ते पर बैलगाड़ी से आने वाली आवाजें और तेज हो रही थी। अचानक मानो बैलगाड़ी ने मोटर गाड़ी की गति पकड़ ली हो। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि बैलगाड़ी में बैठे लोग बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे थे और मुझे हर पल ऐसा लग रहा था कि मैं गिर पड़ूंगा। मैं हर पल बहुत मजबूती से अपनी पकड़ बनाता जा रहा था। बैलगाड़ी कुछ 1 या 1.5 किलोमीटर चली होगी कि हाईवे वाले रास्ते से नीचे खेतों में मुड़ने लगी। उस समय मानो गेहूं की फसल अपने खेतों में नागिन की भांति सुनहरा नृत्य कर रही थी। हवाओं का चलना उसमें संगीत की मानो काष्ठा को पूरा कर रही हो और साथ ही साथ एक नवोन्नयन वातावरण को प्रज्वलित कर रही थी, जिसमें मेरे को रोमांच कम डरावना ज्यादा लग रहा था। मैं अपनी इस समझ से परे था, क्योंकि ये सब पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। अचानक मैं उस बुजुर्ग से पूछ बैठा, दादा आप किस तरफ जा रहे हो? फिर वैसा ही हुआ जो पहले हुआ था। उनमें से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी आवाज में और तेजी आई। मैंने अपने गले के उस आंतरिक आवाज को ऊपर खींचकर बोला, दादा आप किस तरफ जा रहे हो? मेरी इतनी तेज आवाज से सब मेरी तरफ एक भयभीत कर देने वाली नजरों से देखने लगे। मैंने उस भयंकर माहौल को भांपते हुए तुरंत ही अपने गले से नरमी भरे आवाज में कहा, आप लोग हाईवे की तरफ नहीं जा रहे हो क्या? इस नरमी भरे आवाज से मुझे वैसे ही जवाब मिली जैसे नवजात की रोने पर माँ की रिएक्शन होती है। बैलगाड़ी खेतों में चलने लगी। तभी पीछे से अचानक एक धीमी आवाज आती है, यह हाईवे का दूसरा रास्ता है। मैंने इस रास्ते को अनगिनत बार पार किया था, पर मुझे कभी इस हाईवे तक जाने वाले दूसरे रास्ते के बारे में नहीं पता था। मैंने अपने आप को एक झूठी तसल्ली दी और इसको छोटा रास्ता बताकर मन में उठने वाले तमाम सवाल को दबा दिया। खेतों में चल रही बैलगाड़ी उसके पहिए से दबते हुए गेहूं के पौधे से चू चू चिस चस की आवाज पूरे वातावरण में अपनी अलग ही चहकलियों बिखेर रही थी। कुछ दूर चलने पर नदी दिखाई दी, जो अपनी बिल्कुल शांत लहरों से बह रही थी। नदी का शांत बहना बहुत ही मनमोहक लग रहा था। हमें हाईवे के करीब पहुंचने के इशारे मिलने लगे, क्योंकि बह रही नदी का पुल हाईवे पर बना था और उस पर लगी लाइट्स नदी में सुनहरे प्रतिबिंब बना रही थी। हमको हाईवे की तरफ जाना था, जो नदी के बगल से जाना था, परंतु बैलगाड़ी नदी की ओर तेजी से बढ़ने लगी। मैं शक पका गया और मैंने बड़ी तेज आवाज में बोला, आप लोग नदी की तरफ क्यों जा रहे हो? किसी ने मेरी बात को कोई जवाब नहीं दी। मेरे लिए अब कोई नया नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले ये सब मेरे साथ हो चुका था। मैंने फिर तेजी से बोला, बैलगाड़ी को रोको, मुझे उतरना है। फिर किसी ने कोई जवाब नहीं दी। बैलगाड़ी की गति बहुत तेज थी, जैसे कोई मोटर गाड़ी दौड़ रही हो। मैंने बैलगाड़ी से कूदने का सोचा, लेकिन बैलगाड़ी की गति देखकर हिम्मत नहीं हुई। अब मन ही मन बैलगाड़ी से उतरने की सोच रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि मैं बैलगाड़ी पर बैठा ही क्यों? अगर बैठ गया था तो आगे बैठने की क्या जरूरत थी? और तरह तरह के प्रश्न मेरे मन को कोस रही थी। अब मेरे पास बैलगाड़ी से कूदने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आई कि मैंने आगे बैठे व्यक्ति से, जो सफेद कुर्ता और उस पर मैला अंगोछा डाले हुए उस बेचारे अकेले बैल को दौड़ा रहा था, उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, दादा बैलगाड़ी रोक दीजिए। दादा ने बड़ी नरमी से उत्तर दिया, जल्दी चलो बेटा, आग देनी है। ये सब क्या था? कुछ भी समझना मेरे बस में नहीं था। मैंने जो पूछा था उसका कुछ और ही उत्तर दिया। ये उत्तर मेरे मन में उठ रही तमाम जिज्ञासाओं को और तेज कर दिया। दादा किसको आग देनी है? मैं सोच रहा था शायद इस प्रश्न का उत्तर ना मिले, लेकिन ये क्या था? पीछे बैठे सभी लोग मेरी तरफ घूर के देखते हुए बोले, अरे बेटा तुमको पता नहीं ठाकुर साहब को? शायद यह अधूरा जवाब मुझे आने वाली भयानक घटनाओं का अंदेशा दे रही थी। मेरे इलाके में ऐसा कोई नहीं था जो ठाकुर साहब को नहीं जानता हो। उनके बारे में बच्चा बच्चा के मुंह पर उनकी कहानी थी और उनके स्वभाव से पूरे इलाके परिचित था। ठाकुर साहब बहुत ही नेक दिल के इंसान थे। कुछ ही वर्षों पहले ही आर्मी से रिटायर हुए थे। उनके परिवार में कोई नहीं था। वो गांव के विकास के बारे में हमेशा जागरूक रहते थे, परंतु घर वालों से उनकी तनिक न बनती थी। वो हमेशा हमारे दादाजी को आलोचना करते रहते थे कि गांव का प्रधान होकर गांव के बारे में कुछ नहीं सोचते और बहुत कुछ। यही वजह थी कि दादाजी और उनकी बहुत खटकती रहती थी, परंतु मेरा उनके प्रति और उनका मेरे प्रति अलग ही स्वभाव था। हम दोनों में बहुत जमती थी और एक अलग प्रकार की दोस्ती थी। मैं जब छुट्टियों में घर जाता था तो रोज उनके घर पर पूरा दिन शतरंज खेला करता था। ठाकुर साहब के घर जाने पर मेरे घर वालों को अच्छा नहीं लगता था और डांट भी बहुत पड़ती थी। वो मुझे बहुत मानते थे और विश्वास भी करते थे। हम लोगों की दोस्ती पूरे गाँव में मशहूर थी। उनको मेरे छुट्टियों से लेकर महीने में मैं कब घर आ रहा हूँ सब उनको पता रहता था। ठाकुर साहब को आग देना है
ये बात मेरी समझ से बाहर थी, क्योंकि इतना मैं भली भांति जानता था कि किसी को आग मरने के बाद ही दी जाती है। बस इसी बात ने मुझे इतना डरा दिया था कि मेरे हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि कल तो सुबह सुबह मैं उनसे मिला था और अब ये सब नहीं। मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि ये सपना हो जाए। मैं कुछ सोच पाता तब तक बैलगाड़ी रुक गई और सब एक एक करके उतरने लगे। मैं बैलगाड़ी पर ही बैठा रहा, मेरी नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने नदी की पुल की तरफ दूसरी तरफ देखा कि उस पर लगी लाइट्स बंद हो गई थी। पूरा इलाका घोर अंधेरा में ढका हुआ था और हवाएं साए साए करके चल रही थी। यह जगह किसी भूतिया जगह से कम नहीं लग रही थी। उनमें से एक असाध्य बुजुर्ग ने अपनी लाठी टेक कर मुझे आवाज दी, बेटा नीचे आओ। मुझे आवाज साफ सुनाई दी, लेकिन इस बार मैंने कोई जवाब नहीं दी और सर नीचे झुकाए बैठा रहा। फिर वो बुजुर्ग लाठी टेकते हुए बैलगाड़ी के पहिए के पास आकर बोला, बेटा नीचे आओ और आग दो चलकर। मेरे लिए आज सब कुछ जो हो रहा था नया और भयावह था। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, मेरे गले में घेघ ही बंधी हुई थी। मैंने बहुत ही धीमी आवाज में बोला, कहाँ चलना है दादा? अब वो बुजुर्ग उस बेचारे बैल जो इन लोगों को अकेले ढोकर लाया था उसके पास आकर बोले, बेटा चलो तो सही। मैं बड़ी सावधानी के साथ नीचे उतरा और अपने बैग के दोनों हाथों से अपने सीने में लगाए धीरे धीरे उस बुजुर्ग के पीछे चलने लगा। थोड़ी ही दूर चले ही होंगे कि बैलगाड़ी पर बैठे सभी बुजुर्ग किसी स्थान को घेरे खड़े हुए थे। शायद हमारे पैरों की आहट उन लोगों ने सुन ली थी और सब हटने लगे। मुझे सामने एक चीता दिखाई दी और उस पर कोई 60 या 70 साल का बुजुर्ग लेटा हुआ था। मुझे उस बुजुर्ग को पहचानने में तनिक भी देर नहीं हुई। वो ठाकुर साहब ही थे। मेरे हाथों से मेरा बैग छूट गया। मेरे चेहरे पर झुर्रियां साफ झलक रही थी। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा निरंतर बह रही थी, जिन पर मेरा कोई बस नहीं था। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये कोई सपना है। नहीं, ये ठाकुर साहब नहीं हो सकते। ऐसे तमाम प्रश्न मेरे मन में उमाड़ बांधने लगे। तभी किसी ने मेरे कंधों पर हाथ रखा और मुझे जलती हुई मसाल हाथ में थमाते हुए बोला, बेटा ठाकुर साहब को आग दे दो। उस समय पता नहीं मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं उठा और ना ही कोई जिज्ञासा हुई। मैंने उस मसाल से सामने रखी हुई चीता की लकड़ियों में छुआते ही उस चीता पर वो मसाले फेंक दी और पीछे घूम गया। तभी उसी बुजुर्ग ने, जो मुझे बैलगाड़ी के पास बुलाने गया था, मुझे एक मटीला थैला पकड़ाया। उस थैले में मुझे सिक्के जैसे मालूम पड़े। मैंने अपने बैग को उठाया और कुछ दूर जाकर बैठ गया और ठाकुर साहब को सोचकर रोने लगा। तभी एक बुजुर्ग मेरे पास आकर बोला, बेटा नहा लो। चीता पूरी जल चुकी थी। मैंने अपने कपड़े निकाले और नहाने के लिए नदी में घुसा और नहाकर अपने कपड़े पहने और पुल की तरफ अपना बैग उठाकर बिना पीछे देखे दौड़ा। पुल पर लाइट जल रही थी, गाड़ियां भी गुजर रही थी और सुबह होने वाली थी। तभी मुझे एक टेम्पू गांव का दिखा। उसको हाथ दिया, उसने रोका और उस पर बैठकर पीछे देखा जहां अभी चीता को जलाकर आया था। मेरे लिए ये कोई सदमे से कम नहीं था। वहाँ कुछ नहीं था और न ही वो लोग दिख रहे थे और न ही कोई बैलगाड़ी दिख रहा था। बस वो चीता दिखाई दे रही थी। इतनी सुबह कहाँ से आ रहे हो साहब? इतना सुनते ही मैं चौंक उठा और टेम्पो चालक की तरफ घूर कर देखने लगा। उसने फिर बड़ी नरमी से पूछा, साहब आज इतनी सुबह कहाँ से आ रहे हो? मैंने अपने आप को संभाला और उसको बोला, कहीं नहीं, बस लखनऊ से आ रहे हैं। फिर हम उसी रास्ते से हिचकोले लेते हुए घर पहुंचा। मम्मी जाग चुकी थी। मैं चुपके से ऊपर गया और अपने कमरे में घुसकर सो गया। दोपहर में जब मैं उठा तो दादाजी ठाकुर साहब की बात कर रहे थे। मैंने दादाजी से पूछा, क्या हुआ ठाकुर साहब को? दादा ने बताया कि कल रात हाईवे पर बने पुल पर ठाकुर साहब का गाड़ी के साथ दुर्घटना हो गई और गाड़ी तो मिल गई लेकिन लाश नहीं मिली। मुझे अब समझ आ चुका था, परंतु मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि वो लोग कौन थे और मुझे कैसे जानते थे और मुझे क्यों मिले। आज तक रहस्य रहा। कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले कहानियों के साथ।